हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लुकीज सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो चलिए मैथ्स का डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग टेस्ट पेपर का। और सबसे पहले आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 में बच्चों, प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ देयर सर्कल। तो आपको कह रहा है कि प्रूव करो कि जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसमें अपोजिट साइड क्वाड्रिलेटरल की, बेटा तो कोई भी दो साइड आप पकड़ लो। जैसे यहाँ पे इन लोगों ने जैसे पर्टिकुलरली इस सोल्यूशन में इन लोगों ने पकड़ी है दो साइड ए ओ डी। तो एक यहां पे है ए और ओ डी, ये वाला एंगल ए ओ डी, और बी ओ सी। तो आपको शो करना है बेटा कि एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू कितने डिग्री, 180 डिग्री। ये आपको शो करना है, ठीक है ना, कि एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 180 डिग्री आपको शो करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए एंगल ए ओ डी। सबसे पहले बेटा आपके पास में आप जानते हो कि ये जो जैसे ये ट्रायंगल है आपके पास में, जैसे ये एक्सटर्नल ब्रांच है ना, ये एक्सटर्नल ब्रांच है आपके पास में, यहां से लेकर के यहां तक ये क्या पड़ गई, टेंजेंट पड़ गई। तो आपको पता है कि बेटा ये वाला जो एंगल था, ये वाला एंगल दोनों क्या होते थे, इक्वल होते थे। इसी तरीके से बेटा आपको पता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये सारे एंगल आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। और इसको आप मान लो, आप इसको क्या मान लो, u मान लो, इसको भी u मान लो, और इसको v मान लो, और इसको भी क्या मान लो, v मान लो। तो u एंगल u के इक्वल, ये u भी है और ये x y है। लेफ्ट वाले x x है और नीचे वाला y y है। ऊपर ऊपर वाले u u है और इधर इधर वाले क्या है, v v है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए इन लोगों ने एस 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 लगा करके शो कर दिया कि एंगल 1 एंगल 8 के इक्वल है। और मैंने बता दिया बाय द प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्लियर कि नॉट क्लियर। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ क्लियर। चलिए अब देखिए बेटा, अब इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो अब हमको लेकर के आना है कि जो सम होता है वो कितने डिग्री होता है आपके पास में, 360 टोटल। वैसे तो आप जानते ही हो टोटल, आपके पास पता है कि यदि आप सारे एंगल को जोड़ दोगे तो x प्लस एक्स यानी कि 2x प्लस 2u प्लस 2v प्लस 2y इक्वल टू कितने डिग्री बच्चों, 360। तो आपके पास में क्या बन गया, अपने पास में 2x प्लस 2u प्लस 2v प्लस 2y इक्वल टू 360 डिग्री। तो 2 यदि आप कॉमन ले लो तो x प्लस u प्लस v प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री। बोलो होगा कि नहीं होगा। तो यहां से x प्लस यू प्लस वी प्लस वाई इक्वल टू कितने डिग्री बच्चों, 180 डिग्री। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर। अब ध्यान से देखो बेटा, अगर अभी अभी आपने जो लिया था, अगर आप टेंजेंट ए बी के बारे में दर्शन करो, अगर आप कॉर्ड ए बी का दर्शन करो, ये देखो ए बी का, ये ए बी का, ठीक है ना। तो आप अगर ए बी के हिसाब से यदि इस ट्रायंगल को बनाओगे, अगर आपके पास में ये टेंजेंट ए बी है और ये ट्रायंगल आप देख रहे हो, ये ट्रायंगल आप देख रहे हो, तो ये देखिए ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे और एंगल x और एंगल u आपस में क्या होंगे बच्चों, बराबर होंगे। एंगल x और एंगल u भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। बताइए होंगे कि नहीं होंगे। हाँ। तो जहां पर आपके पास में एंगल u है, आप वहां पे, यहाँ पे आपने क्या ले लिया, x प्लस यू। तो आप जहां पे एंगल आपके पास में u है, वहां पर आप में क्या रख सकते हो, x रख सकते हो। तो ये हो गया x प्लस एक्स। इसी तरीके से बेटा ये देखो यहाँ पे अपने पास में v और y भी इक्वल हैं। तो जहां पर आपके पास में v है वहां पर आप y रख सकते हो। तो ये हो गया y प्लस वाई इक्वल टू कितनी डिग्री, 180 डिग्री। क्लियर कि नॉट क्लियर। x प्लस एक्स कितना बन गया बेटा, 2x, और y प्लस वाई क्या बन गया बेटा, 2y इक्वल टू कितने डिग्री, 180। बेटा 2x किसकी वैल्यू होगी, एंगल ए, 2x किसकी वैल्यू होगी, देखो एंगल ध्यान से, आपके पास में 2x वैल्यू हो जाएगी, कितनी वैल्यू हो जाएगी आपके पास में, एंगल पी ए एक्स, एंगल पी, ये ओ, ये एक्स, पी ओ एक्स। तो मैं इसको लिखता हूं एंगल पी ओ एक्स प्लस, बेटा ये पी ओ एस है, सॉरी एक्स नहीं है, पी ओ एस है। और 2y किसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा, ये पूरे की, एंगल एस ओ आर, एंगल एस ओ आर, एंगल एस
ओ आर इक्वल टू कितने डिग्री, 180 डिग्री। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो आपको ये शो करना था कि सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्किल, तो आपको ये शो करना था कि x प्लस वाई कितने डिग्री है आपके पास में, 180 डिग्री है, आपको ये शो करना था। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। बच्चों हमको आगे जाने की जरूरत ही नहीं थी, हमने गलती से आगे बढ़ गए। आप देखिए यहाँ पे हमने इसको x लिया था तो ये भी x था, और ये y था तो ये भी क्या था, y था। क्लियर है? ये हमारे पास दो एंगल x x हो गए थे और ये एंगल y y हमारे पास हो गए थे, और ये एंगल हमारे पास u था तो ये भी u था, और ये था v तो ये भी क्या था, v। अब चलिए आप जोड़ी बनाइए बेटा, एक पेयर बनाओ आप x प्लस वाई का, तो इसको इसको साथ में ले लो, और एक पेयर बनाओ बेटा u प्लस v का, इसको इसको साथ में ले लो, है ना, u और v को। इक्वल टू कितने डिग्री, 180 डिग्री। अब देखिए क्या x और y को दोनों को मिला के क्या आप एंगल ए ओ बी लिख सकते, ए ओ डी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हो गया एंगल ए ओ डी। क्या आप u और v को मिला करके एंगल बी ओ सी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल बी ओ सी इक्वल टू कितने डिग्री, 180 डिग्री। और दो एंगल का सम 180 होता है तो उनको हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो यही प्रूव करना था आपको कि दीज टू एंगल आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, मतलब दोनों का सम कितना आना है, 180। डन। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 35। ऐसा नहीं है, सिंपल बेसिक का कह रहा आउट ऑफ सॉन्स, आउट ऑफ ग्रुप ऑफ स्वॉन्स। बेटा आपको ये कह रहा है कि कुछ वहां पे हंस हैं, स्वान्स हैं, और आपको कह रहा है कि भैया देखो लास्ट में देखो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्वॉन्स। तो यहां से पकड़ में आ रहा क्वेश्चन कि लेट द टोटल नंबर ऑफ स्वॉन्स बी एक्स, क्यों जो आपको पता नहीं आपने क्या मान लिया एक्स। तो भैया टोटल आपके पास में एक्स स्वान्स है। 7/2 टाइम्स ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्वान्स आर प्लेइंग ऑन द शोर ऑफ अ टैंक। क्या कह रहा है, 7/2 गुना किसका, उनके स्क्वायर रूट का। तो भैया इतने में से 7/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स जो है ये कहां पर खेल रहे हैं, ये लोग प्लेइंग कर रहे हैं टैंक के किनारे। ठीक है ना। रिमेनिंग टू आर प्लेइंग, रिमेनिंग टू आर प्लेइंग विद एमोरस फाइट। तो भैया बाकी के जो दो हैं वो फाइट कर रहे हैं, अच्छी बात है। मतलब भाई साहब आपने पूरे नंबर्स को दो पार्ट में बांट दिया, इसमें और इसमें। मतलब आप कहना चाह रहे हो कि x इक्वल टू 7/2 रूट एक्स प्लस कितना 2। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? एलसीएम ले लो बेटा। तो ये हो गया 2x, एलसीएम लेकर के पहले इसको सॉल्व कर दो, नहीं तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ। चलो सॉल्व कर देता हूं। तो x इक्वल टू 7 रूट एक्स और प्लस 2 जा कितना 4, और अपॉन में 2, तो यहाँ 2 चला गया, तो 2x इक्वल टू 7 रूट एक्स प्लस कितना 4। तो यहाँ पे लिख सकते हो 2x माइनस 7 रूट एक्स और माइनस का 4 इक्वल टू 0। यहां तक तो ठीक है सर। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे कन्वर्ट करें? तो बेटा ये मुझे बताओ कि क्या आप x को रूट एक्स का स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। -7 रूट एक्स और माइनस का कितना 4। अच्छा सर ये रूट एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? जी हाँ, ये रूट एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब अपनी सुविधा के लिए आप रूट एक्स को y मान लीजिए। क्या मान लीजिए, y। तो ये बन गया 2y² -7y -4 इक्वल टू 0। 2y² -7y मतलब आपने रूट रूट एक्स को y मान लिया। तो 2y² -7y -4 इक्वल टू 0। अब देखिए मल्टीप्लाई करने पर आपको कितना चाहिए है, -8, और सम करने पर चाहिए है -7। मतलब आपको प्रोडक्ट करने पर -8 चाहिए है और सम करने पर -7 चाहिए है। ऐसे दो नंबर मल्टीप्लाई करने पर -8 और सम करने -8 और +1। तो 2y² माइनस का 8y प्लस का y और माइनस का 4 इक्वल टू कितना 0। तो बेटा यही लिखेंगे, है ना। तो 2y यहां से कॉमन ले लीजिए, कितना बचेगा बेटा y-4। यहां से माइनस +1 कॉमन, y-4 इक्वल टू 0। मतलब y-4 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या बन गया, y-4 एंड 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। सो y-4 इक्वल टू 0 बोले तो y इक्वल टू 4, एंड 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 बोले तो 2y इक्वल टू -1, यानी y इक्वल टू -1/2। तो भैया आपके पास में y की वैल्यू 4 आ गई, -1/2 आ गई। अब देखिए क्या था आपके पास में, y क्या था, रूट एक्स का होल स्क्वायर, है ना। रूट एक्स के स्क्वायर को आपने y माना था। तो आप लिखेंगे सिंस y इज इक्वल टू रूट एक्स का स्क्वायर आपके पास में। तो y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स का स्क्वायर था,
अंडर रूट एक्स को आपने सॉरी अंडर रूट ऑफ एक्स को आपने वाई माना था, वाई इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स था, ठीक। तो वाई इक्वल टू रूट ऑफ एक्स, तो यहां से वाई, यहां पे देखिए वाई की वैल्यू अगर आप 4 लेंगे, वाई की वैल्यू 4 लेंगे तो 4 इज इक्वल टू रूट एक्स, तो स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ का, तो x इक्वल टू कितना हो गया 4 का स्क्वायर, यानी x की वैल्यू हो गई 16। तो x की वैल्यू आपके पास में आ गई है 16, यस। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ स्वान कितने होंगे, 16 होंगे। अब दूसरी बात करते हैं कि y इक्वल टू रूट एक्स है, तो आपके पास में y इक्वल टू रूट एक्स से आपके पास में किसी का स्क्वायर रूट अगर नेगेटिव आ रहा है, -1/2 इक्वल टू रूट एक्स, तो यदि आप इसको स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1/4। 1/4 कोई नंबर नहीं है, एक फ्रैक्शनल वैल्यू है ना, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। जबकि आपने क्या माने थे, नंबर माने थे, क्या माने थे, नंबर माने थे। तो y इज इक्वल्स टू अपने पास में सॉरी -1/2, तो जो कि पॉजिटिव नंबर है, कभी निगेटिव हो भी नहीं सकता, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि y इज इक्वल टू -1/2, x अंडर रूट एक्स कैन नेवर बी निगेटिव, हियर वी हैव टू टेक y इक्वल टू 4, तो करेक्ट आंसर x, हाँ डक स्वान, नंबर ऑफ स्वान्स, तो यहाँ पे अपने पास में क्या हो गया आंसर, x इक्वल टू 16, सो द टोटल नंबर ऑफ स्वान्स विल बी 16, डन। चलिए 35 का और देखिए, a plane left 30 minutes late than its scheduled time in order to reach the destination 1500 km away in time. It has to increase its speed by 100 km per hour for the usual speed. Find the usual speed. हाँ देखो भाई, क्वेश्चन को समझो। एक प्लेन जो है 30 मिनट से देरी पहुंचता है, 30 मिनट मतलब हाफ एन आवर, 1/2 आवर, 30 मिनट देरी से पहुंचता है अपने शेड्यूल टाइम से। इन ऑर्डर टू रीच द डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर इन अवे इन टाइम, इट हैज टू इंक्रीज इज स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर फॉर द यूजुअल स्पीड। क्वेश्चन को फ्रेम ऐसे किया गया है कि आपको भारी दिक्कत हो। देखिए बेटा, तो क्या है यहाँ पर, एक अपने पास में एक जगह है ए और अपने पास में दूसरी जगह है बी। यहां से प्लेन ए से उड़ता है और बी तक पहुंचता है और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1500 किलोमीटर। मान लो बेटा प्लेन की जो इस ओरिजिनल स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है, ओके। तो इसको टाइम कितना लगता है बेटा, जो इसका यूजुअल टाइम है t1 इक्वल टू, आपके पास मान लो टाइम इक्वल टू हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस अपनी है 1500 किलोमीटर और स्पीड आपके पास हो गई कितनी, x किलोमीटर पर आवर, तो आवर ऊपर चला गया, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, तो पहला टाइम आ गया इसके पास 1500 अपॉन x, ओके, आवर, ये हो गया। अब बेटा ये कह रहा है कि अगर ऐसा इतनी स्पीड से चलता है तो ये आधे घंटे लेट हो जाता है, आधे घंटे लेट हो जाता है, इसलिए कवर करने के लिए बेटा इसकी नई स्पीड को कर दिया 100 किलोमीटर पर घंटे ज्यादा, मतलब इसकी नई स्पीड हो गई x प्लस 100 किलोमीटर पर आवर। जो बेटा इसकी नई स्पीड हो गई वो कितनी हो गई, x प्लस 100 किलोमीटर पर आवर। और ऐसा कर देने से जो टाइम आता है बेटा t2 इक्वल टू डिस्टेंस तो यही रहेगी 1500 किलोमीटर की, और स्पीड आपका कितना हो जाएगा, x प्लस 100 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, आवर यहाँ पे आ गया, तो ये बन गया 1500 बटे x प्लस 100, ये आ गया आपकी नई वाली टाइम, ओके। ये टाइम t1 है, ये टाइम t2 है। अब मुझे बताइए किसमें ज्यादा समय लगेगा, t1 में लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि ये वाली स्पीड कम है। और किसमें कम समय लगेगा, t2 में, क्योंकि ये वाली स्पीड ज्यादा है। अच्छा कितने का फर्क आया है, तो भैया ज्यादा वाला समय t1, कम वाला समय t2, और दोनों के बीच में कितने का फर्क है, हाफ आवर का, 30 मिनट उन लोगों ने बोला है। मगर जब कहानी आधी घंटे में चल रही है, यानी आवर आवर में चल रही है, आधे घंटे की बात करी है, तो आपको इसको भी आवर में बदलना पड़ेगा, यानी 1/2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बहुत बच्चे यहाँ पे t1 माइनस t2 30 लिखेंगे, वहीं पर टीचर घात लगा के बैठा होगा जीरो देने के लिए, काट देगा, आगे का चेक भी नहीं करेगा, क्योंकि सब गलत हो गया। तो भैया ज्यादा वाला समय माइनस कम वाला समय बराबर हाफ एन आवर, क्योंकि ज्यादा वाला समय भी आवर में है, कम वाला समय भी आवर में है, तो सब कुछ आवर में चलेगा। तो ज्यादा वाला समय 1500 बटे एक्स माइनस कम वाला समय 1500 बटे एक्स प्लस 100 इक्वल टू 1/2। तो बेटा यहाँ पे 1500 आप कॉमन ले लो,
तो 1/x माइनस 1/x प्लस 100 इक्वल्स टू 1/2। ओके, 1/2। अब बेटा इसका एलसीएम वगैरह लेकर के आप लोग इसको इक्वेशन बना के सॉल्व कर लो। दो आंसर आएंगे, एक -500 और माइनस का 600। स्पीड कभी निगेटिव नहीं हो सकती है, तो और करेक्ट आंसर होगा 500। तो आपका मेन ये इक्वेशन जो मैंने बनाया वो इक्वेशन आपको बनाना जरूरी है। चलिए नोट करिए इसको। देखिए बेटा इसको कैसे करेंगे एलसीएम इसका आपको बनाने के लिए इसकी इक्वेशन किस तरीके से करेंगे बेटा। सबसे पहले 1500 को आप नीचे ले आओ, तो यहाँ पे बचेगा 1/x माइनस 1/x प्लस 100 इक्वल टू 1/15 दूनी 30 और ये डबल जीरो, ठीक है ना, 3000। चलिए अब यहाँ पे इसका एलसीएम ले लीजिए, तो ये बन जाएगा x इंटू एक्स प्लस 100 इक्वल टू 1/3000, और ये यहाँ चला जाएगा x प्लस 100 और माइनस का x। क्लियर, x से x क्या हो गया, कैंसिल। तो 100 इंटू ये हो गया अपने पास में 3000, ये ऊपर आ गया। क्लियर, इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 100, तो x इंटू एक्स प्लस 100। तो ये देखिए यहाँ पे हो गया 30,000, एक एक तीन तीन जीरो है तो 5 जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 4 5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 100x। ठीक है भैया। अब देखिए अपने पास में एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस का 3,00,000, क्योंकि 5 जीरो हैं, 1 2 3 4 5 इक्वल टू कितना, जीरो। ये ठीक है। अब आप 100 को किस में ब्रेक कर लेंगे, प्लस का 600 माइनस का 500 और सॉल्व कर दीजिए, यही आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है ना, इसको सॉल्व करिए। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन करिए। अब अगला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं एनसीईआरटी का। हाँ बेटा पहले ये देख लो फिर कराते हैं। इसमें एक आपके पास में आर्चरी का वो बना हुआ है, आर्चरी गोल पोस्ट कह सकते हो या इसको आर्चरी बैंड कह सकते हो। इस तरीके से ये बना हुआ है और आपको डिफरेंट डिफरेंट इसकी रेडियस दी गई है, और आपको कह रहा है कि भैया आपको किसी बैंड की विड्थ फाइंड करनी है ना। फिगर डिपिक्ट्स द आर्चरी टारगेट मार्क विद द 5 स्कोरिंग एरियाज फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड इज गोल्ड। बेटा सबसे पहला आपका बीच में गोल्ड है, फिर इसके बाद में बेटा रेड है, ठीक है ना, इसके बाद में ब्लू है, फिर आपका ब्लैक है, और सबसे बाहर वाला जो छल्ला है बेटा आपका वो दिया गया है व्हाइट। ठीक है। एरियाज फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड द गोल ये दिए गए हैं। द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इस 21 सेंटीमीटर। हाँ अब इनका डायमीटर जो बेटा गोल्ड का है डायमीटर वो लिख रहा हूं मैं, डी गोल्ड इज इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर, एंड ईच ऑफ द आउटर अदर बैंड आर 10.5 सेंटीमीटर वाइड। देखो बेटा मतलब ये जो बैंड है इसके बाहर वाले जितने बैंड हैं ये 10.5 सेंटीमीटर वाइड के हैं, सब के सब। समझ गए। आपको कह रहा है कि आपको जितने रीजन हैं सबका एरिया फाइंड करना है। सबका क्या बेटा, सबका। हाँ पहला गोल्ड का जो है 21 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर लिखा है बेटा, और बाद में बेटा जो विड्थ है आपकी 10.5 है। तो आपको सबका क्या फाइंड करना है, रीजन फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए हम निकाल लेते हैं डायमीटर ऑफ गोल्ड इज इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर, तो रेडियस इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास में कितना, 21/2, 21 का आधा मतलब 10.5 सेंटीमीटर, ये गोल्ड की रेडियस आ गई। ओके। अब आपको सबसे पहले एरिया निकालना है, एरिया ऑफ द गोल्डन रीजन इक्वल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मतलब होता है 22/7, और रेडियस आपकी आ चुकी है 10.5 मतलब 21/2 ही लिख लो इसको, का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये आपके पास में आ गया 22/7, 22/7 रहने दो इसको, इसको 21/2 एक बार और 21/2 दूसरी बार, तो 2 से कितने बार हो गया बेटा, 11 बार, 7 3 जा 21, सो कितना हो गया 11 इंटू 3 इंटू 21 और होल डिवाइड बाई 2, 11 इंटू 3 इंटू 21 होल डिवाइडेड बाई 2। तो सॉल्व कर लीजिए इसको आप, जो भी आंसर होना होगा आ जाएगा इसका, है ना। 11 इंटू 3 इंटू कितना था 21 इक्वल्स टू आ गया 693,
और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो आंसर आएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक तो ठीक है बेटा। अगली मेहनत की चीज है, आपको बोला गया है कि रेड वाला जो बैंड है इसका आपको निकालना है कि एरिया कितना होगा। अब देखिए आपको यहां तक का पूरे का एरिया निकालना है रेड वाले बैंड का, तो आउटर एरिया माइनस इनर एरिया, ठीक है ना। मतलब पाई आर स्क्वायर बड़ा वाला और माइनस छोटा वाला। तो पाई आर स्क्वायर यदि आप कर देंगे, इस रेडियस को आप अंदर वाले को R1 मान लें और बाहर वाले को क्या मान लें, R2। तो अंदर वाले को R1 मान ले छोटी वाली को, और बाहर वाले को अब जो टोटल रेडियस है इसको क्या मान ले, R2, है ना। तो आप क्या बना सकते हैं, देखिए एरिया ऑफ द रेड बैंड कह लो इक्वल टू पाई बाहर वाली रेडियस का स्क्वायर यानी पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर। पाई कॉमन ले लो बेटा, अंदर क्या बच गया, R2 स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करने के लिए पाई की वैल्यू 22/7। अच्छी बात यह है कि इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी, R2 माइनस R1 और R2 प्लस R1 ये लग जाएगा। अब मैं आपको R1 बताता हूं, अभी आपने निकाला था R1 कितना था 10.5 और R2 कितना हो जाएगा भैया 10.5 तो रहेगा ही अंदर का, और प्लस उसमें बेटा जो विड्थ है 10.5 की वो भी जुड़ जाएगी, क्योंकि देखो आपके पास में जो विड्थ है वो 10.5 की है, बोलो है कि नहीं है। तो अंदर की रेडियस ये थी ऐसी, ये देखो ये अंदर की यहां से यहां तक थी 10.5 और बीच में जो गैप है बेटा 10.5 का है, तो बाहर की रेडियस के लिए 10.5 ऐड कर दोगे कि नहीं कर दोगे, कर देंगे। तो यहाँ पे बोलो टोटल कितनी हो गई 21, कितनी हो गई 21। तो पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, तो देखिए यहाँ पे 22/7, R2 अपने पास आ चुका है 21, तो पहला बन जाएगा 21 माइनस 10.5 इंटू दूसरा बन जाएगा 21 प्लस 10.5। क्लियर। तो भैया 21 माइनस 10.5 यहाँ पे आ जाएगा 22/7 इंटू ये 10.5 ही रहेगा और ये हो जाएगा 31.5। सॉल्व कर लीजिए, सेंटीमीटर स्क्वायर में जो एरिया आना होगा आ जाएगा। इसी तरीके से अगला बैंड आपको निकालना है, तो बाहर वाली रेडियस इसकी R3 निकाल लीजिए और R3 माइनस फिर क्या कर देंगे R2, तो अगले बैंड का एरिया आ जाएगा। मतलब सीधा सीधा फॉर्मूला क्या लग रहा है, एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्किल। तो पाई बाहर वाली रेडियस का स्क्वायर माइनस पाई अंदर वाली रेडियस का स्क्वायर, तो पाई कॉमन, आर आउट का स्क्वायर माइनस आर इन का स्क्वायर। डन, इस तरीके से बनेगा। चलिए बच्चों अगला डाउट देखते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। बेटा आपके पास में एक बेहतरीन क्वेश्चन देखिए इस तरीके से बना हुआ है, एक आपके पास में एक ट्रायंगल बना हुआ है और ये ट्रायंगल के ऊपर बेटा आपके पास यहाँ कुछ इस तरीके से जो है ये एक सर्किल बना हुआ है, आपके पास में इस तरीके से एक सर्किल बना हुआ है और पूरे का पूरा में शेड कर दिया गया है। ये 6 सेंटीमीटर यहाँ तक की डिस्टेंस ली गई है, ये 6 सेंटीमीटर है। ओके, और आपको बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ एन शेडेड रीजन। शेडेड रीजन में बेटा सब कुछ है, पूरा का पूरा कवर हो रहा है, मतलब ये पूरा का पूरा ही कवर है। ऑफ द रीजन इन फिगर वेयर अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज बीन ड्रॉन with a vertex O of an equilateral triangle having side 12 सेंटीमीटर एज अ सेंटर, जिसकी साइड जो है बेटा 12 है, ये इक्विलेटरल है, ये 12 है, ये 12 है और ये भी क्या है 12 है। आपको पूरा रीजन ये सब कुछ इसका आपको टोटल एरिया आपको फाइंड करना है। तो देखो बेटा दिक्कत क्या हो रही है भैया, हमारे पास में एक्चुअली देखा जाए तो आपके पास में एक तो पूरा ये ट्रायंगल है, और अगर आप पूरा का पूरा ट्रायंगल ले रहे हैं तो क्योंकि उसके अंदर ये सेक्टर ऑलरेडी कवर हो चुका है और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये लोग बताएंगे नहीं मगर हमको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब ये एंगल कितने डिग्री का होगा 60 का होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल कितने होते हैं 60 के, ठीक है ना। बेटा ये भी 60 का होगा, ये भी 60 का होगा, ये भी 60 का होगा। बेटा वेदांत स्क्रीन चल रही है, बेटा लैपटॉप बंद कर दो, बंद कर दो बेटा लैपटॉप, ठीक है ना, पूरा झुका दो, हाँ ठीक है ना। हाँ ये देखो बेटा ये 60 हो गया। अब आपके पास में आपको टोटल इसका एरिया चाहिए है, तो क्या करोगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ मेजर
सेगमेंट, सॉरी मेजर सेक्टर। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर मतलब ये वाला जो एरिया है मेजर सेक्टर का, ये एरिया आपको ऐड करना है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 ए का स्क्वायर, ए यानी कि साइड 12 का स्क्वायर, प्लस मेजर सेक्टर। देखो बेटा मेजर सेक्टर, तो मेजर सेक्टर का एरिया क्या होता है, टोटल एरिया πr² माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। बोलो होता है कि नहीं होता? हाँ भाई, अगर आप पूरे एरिया में से πr² में से इस माइनर सेक्टर को आप यदि रिमूव कर दो, तो आपके पास में ये माइनर सेक्टर अंदर वाले को यदि रिमूव कर दोगे तो मेजर सेक्टर ही तो बचेगा। तो √3/4 इंटू 12 इसकी साइड है, तो कितना आ गया 144, प्लस πr², पाई यानी 22/7 इंटू रेडियस। तो रेडियस देखिए यहाँ पे कितनी है 6, तो 6 का स्क्वायर माइनस माइनर सेक्टर का एरिया। आप लोग जानते हैं माइनर सेक्टर का एरिया होता है πr² यानी कि 22/7 इंटू आर का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर इंटू θ/360। तो थीटा कितना है 60 अपॉन में कितना 360। ठीक है, तो √3/4 इंटू 144 प्लस, देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसमें आप इसको सॉल्व कर लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 1/6, 1/6, तो 22/7 इंटू 36 माइनस 22/7 इंटू 36 इंटू 1/6। तो ये कैंसिल कितने बार हो गया भाई, ये आपके पास में 6 टाइम कैंसिल हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। नोट करिए। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपके पास में, अगर आपको दिया गया है साइन थीटा इक्वल टू m/n, इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू m/n, देन कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। हाँ, अगली आवाज में वेदांत आपको आंसर बताएंगे। वेदांत कितना आंसर निकला कॉस थीटा का, √m² n प्लस n का क्यूब, हाँ, प्लस n²। कितना है, यहाँ नीचे रूट नहीं है। अच्छा चलिए भाई साहब, ये इन्होंने इस टाइप का आंसर इन्होंने बता दिया है, ऊपर है m² प्लस 2mn। चलिए ओके, ठीक है। देखिए ये इन्होंने क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से बता दिया। अब हम बताते हैं आपको कैसे करेंगे। बेटा सबसे पहले एक राइट ट्रायंगल बता लो। अच्छा यहाँ रूट नहीं लगाना है, प्लस, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे बेटा, है ना। तो साइन थीटा इक्वल टू m/n, सबसे पहले एंगल थीटा मान लो। आप जानते हो बच्चों की साइन थीटा इज इक्वल्स टू m/n, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। मतलब बेटा आपका परपेंडिकुलर हो गया m, तो ये बन गया m, और हाइपोटेनस आपका क्या बन गया बेटा n। ठीक है, ये अननोन साइड है, आपको ये पता नहीं, तो इसको आपने क्या मान लिया, x मान लिया। अब लगा दीजिए, हाँ बेस को आपने x मान लिया। अब लगा दीजिए पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से m का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, n²। तो भैया यहां से nx² कितना हो जाएगा, n² माइनस m²। ये हो गया आपके पास में x²। तो सिंपल आपको चाहिए है x, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, √n² माइनस का m²। अब देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस है आपका x, है ना, अपॉन हाइपोटेनस आपका कितना है n, और x की वैल्यू आप निकाल चुके हैं √n² माइनस m² और डिवाइड बाई कितना n। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। देखिए बच्चों, आपके सामने अगला सवाल है कि आपको दिया गया है किसी सीरीज का पहला nth टर्म का सम जोड़ दिया गया है। क्या दिया गया है, 3n² माइनस 4n, और आपको क्या फाइंड करना है, आपको इस सीरीज का nth टर्म फाइंड करना है। देखो बेटा फर्क क्या है, ये इसकी सम सीरीज है, मतलब ये जोड़ का टर्म है, n टर्म के जोड़ का सम है ये, मतलब nth सीरीज के n टर्म का सम दिया है, और आपको इस सीरीज का nth टर्म निकालना है। थोड़ा सा मेहनत लगेगी, समझ में आएगा। देखो क्या है ये बेटा, Sn मालूम क्या होता है, Sn होता है a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 अप टू लास्ट वाला टर्म। तो बेटा आपको जो लास्ट वाला जनरल टर्म होता है, कोई भी टर्म होता है, आपको वो निकालना है, और आपको ये गिवन है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप इस चीज को समझ रहे हो कि अगर आप कहोगे एक टर्म तक का सम, तो एक टर्म में बेटा क्या आएगा, a1 ही आएगा,
मतलब जो S1 होगा वो क्या होगा, A1 होगा। S1 जो होगा वो क्या होगा, A1 होगा। तो चलो हम S1 को निकालते हैं A1 करके। तो S1 के लिए, A1 के लिए आप क्या करेंगे, n के प्लेस पे 1 रख देंगे, है ना। तो n के प्लेस पे 1 रख दीजिए। जी सर। तो बेटा यहाँ पे n के प्लेस पे 1 रख दिया, तो देखिए 3 इंटू 1 का स्क्वायर यहाँ पे 3 इंटू 1 हो गया, 3 इंटू 1 और माइनस 4 इंटू एन के प्लेस पे 1 ही आएगा, यहाँ पे मैंने गलती से रख दिया था। तो n के प्लेस पे 1, तो 3 माइनस 4, मतलब पहला टर्म आ गया कितना, माइनस का 1। ये आ गया पहला टर्म। अब आप देखिए आपको सेकेंड टर्म निकालना है। अब आपसे यदि मैं बोलूंगा बेटा S2 क्या होगा, S2 मतलब बेटा दो टर्म तक का सम। S2 मतलब हो जाएगा A1 प्लस A2, A1 प्लस A2। तो भैया आपके पास में S2 का मतलब देखो, S2 निकालने के लिए ऐसा लिख लो पहले, A1 प्लस A2 बराबर S2। तो A1 की वैल्यू आपके पास में आ चुकी है कितनी, -1। A2 की वैल्यू आपको पता नहीं, और S2 की वैल्यू मतलब n के जगह पे 2 रख दो, यानी कि 3 इंटू 2 का स्क्वायर और -4 इंटू 2। ओके, तो 3 इंटू 4 का स्क्वायर, 3 4 जा 12 हो जाएगा, बन जाएगा ये, और -4 2 जा 8। तो -1 प्लस A2 इक्वल टू 12 माइनस 8। तो A2 इक्वल्स टू 12 में से 8 गया, कितना हो गया, 4 प्लस 1, यानी A2 की वैल्यू आ गई 5। तो आपके पास में A2 भी आ गया, A1 भी आ गया। अब आपको D निकालना है, तो बोलिए A1 कितना आ चुका आपका, -1। A2 कितना आ चुका है बेटा, प्लस का 5, प्लस का 5। तो कॉमन डिफरेंस आप जानते हो क्या होता है, A2 माइनस A1, मतलब 5 माइनस का -1, बोले तो 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा बेटा, 6 हो जाएगा। ये आ गया कॉमन डिफरेंस। अब क्वेश्चन ने कहा था भैया an निकाल के दिखाओ। तो an का फॉर्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू पुट करिए यहाँ पे, a की वैल्यू आपने निकाली है -1, पहला टर्म। n आपका अननोन रहता है nth टर्म के लिए, क्योंकि जनरल टर्म होता है, और d की वैल्यू आपने अभी भी क्या निकाली है, 6। तो आंसर देखिए -1 प्लस 6 का मल्टीप्लाई n के साथ 6n और माइनस का 6, तो आंसर हो गया 6 का n, -1 और -6 हो गए -7। ये आपका आंसर बनेगा 6n - 7। डन।